जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आज के जो क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होंगे। आज के क्वेश्चनों के माध्यम से आप पता कर सकते हो कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, कहाँ कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा। और वीडियो के अंत में हमने एक क्वेश्चन का टेस्ट दिया है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और वीडियो के जो अंत के क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर हैं? ऑप्शन है 25, 26, 32 या 31। तो पहली बात तो बनती है कि उत्तर प्रदेश जो आपके उच्चतम न्यायालय यानी जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, उसमें कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो उसमें जो मेरे दोस्तों कुल न्यायाधीशों की संख्या है वह है आपकी 33। और क्वेश्चन में पूछा गया है मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर, तो कुल इसमें जो आपका सही जवाब होगा वह होगा 32 न्यायाधीश हैं। बात कर लेते हैं कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन हो जाएंगे? तो सही जवाब होगा आपका डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई या धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो हो जाएंगे वे आपके वर्तमान में 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका डी वाई चंद्रचूड़ आपका हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर? तो 32 आपका इसमें सही जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप भी किसी क्वेश्चन या सभी क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है ओजोन मंडल में, क्षोभ मंडल में, बहिर्मंडल में या समताप मंडल में। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए आरपीएफ के लिए कि सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर पाया जाता है। तो मेरे दोस्तों जो सबसे अधिक ओजोन पाया जाता है वह आपका समताप मंडल में पाया जाता है। डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन का अन्य नाम क्या है? जो आपका ओजोन है उसका अन्य नाम क्या है? तो ट्राई ऑक्सीजन यानी O3 के नाम से भी हम ओजोन को जानते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप भयभीत हो सकते हो। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि ट्राई ऑक्सीजन के नाम से भी हम ओजोन को जानते हैं, यानी जब ऑक्सीजन के 3 अणु मिल जाते हैं तो आपका ओजोन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अमेरिका ने किस देश में मिसाइल रक्षा प्रणाली थार तैनात की है? ऑप्शन है चीन में, भारत में, दक्षिण कोरिया में या जापान में। तो कहाँ पर की है? तो सही जवाब होगा आपकी दक्षिण कोरिया में तैनात की है। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में तैनात की है। तो इसमें आपका सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? ऑप्शन है 1905 में, 1908 में, 1904 में या 1907 में। तो बताइएगा, कांग्रेस का बंटवारा मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? तो मेरे दोस्तों कांग्रेस का बंटवारा आपका 1907 में हुआ था। जो गर्म दल, कौन से? गर्म दल और नरम दल, दो दलों में बट गया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका कांग्रेस का बंटवारा आपसे पूछा गया था 1907 में आपका कांग्रेस का बंटवारा हुआ था। बात कर लेते हैं 1907 के समय में कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो रास बिहारी घोष जो थे 1907 में कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के बंटवारे के समय या जब कांग्रेस गर्म दल और नरम दल दो भागों में बट गई थी तो उस टाइम पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब होगा आपका रास बिहारी घोष क्या थे उस टाइम पर आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सही जवाब इसका 1907 आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 370 में, अनुच्छेद 376 या 390 में। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया दी गई है मेरे दोस्तों वह आपकी अनुच्छेद 368 में दी गई है, यानी ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए यानी 368 को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अनुच्छेद 368 इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जीएसटी विधेयक पहली बार लोकसभा में पेश किया गया था? ऑप्शन है
मनमोहन के समय में, इंद्र कुमार गुरजाला के संबंध में, अटल बिहारी वाजपेयी के, या पीवी नरसिम्हा राव के। तो बताइए भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जीएसटी विधेयक जो था वो पहली बार आपका पेश किया गया था? तो किसके कार्यकाल में किया गया था? तो सही जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी के। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जो था पहला आपका जीआई जो आपका जीएसटी विधेयक है वह पारित किया गया था। बात करते हैं जीएसटी जो आपकी कब लागू की गई थी, और जीएसटी आपकी 2000 कितने में 17 में आपकी लागू कर दी गई थी। एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है आपका कि भारत का सबसे अधिक बार पीएम बनने वाले जो आपके पीएम हैं वे कौन बने? कि भारत में जो सबसे अधिक बार पीएम कौन बने थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत में लगभग 3 बार भारत के पीएम बने थे। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है कि आपकी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी जिसका जो कार्यकाल था आपका 1951 से लेकर 1956 तक आपकी क्या चली थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। वह आपके किस मॉडल पर आधारित थी? तो सही जवाब होगा आपका डोमर मॉडल पर आधारित थी। कौन से मॉडल पर आधारित थी? डोमर मॉडल पर आधारित थी। डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन संसद की या संसद का भाग नहीं है? ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, महान्यायवादी या राष्ट्रपति। तो संसद का भाग नहीं है, तो संसद का भाग मेरे दोस्तों आपका महान्यायवादी नहीं है, या सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी यानी महान्यायवादी को चुना है। तो कई बार इनके आर्टिकल पूछ ले जाते हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या है। तो संसद का जो आर्टिकल दिया है वह आपका 79 में है। बात कर लेते हैं राज्यसभा के आर्टिकल को लेकर, तो वह आपका आर्टिकल 80 में है। और लोकसभा का आर्टिकल कौन से में है? तो आर्टिकल 81 में है। और राष्ट्रपति का जो जिक्र है वह आपका आर्टिकल 52 में आपको राष्ट्रपति का जिक्र देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं महान्यायवादी के जिक्र को लेकर, तो मेरे दोस्तों 76 में आपका क्या है? महान्यायवादी का जिक्र है। तो कई बार आपसे यह क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि आपके संसद, राज्यसभा और लोकसभा में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार फिर से देखेंगे, संसद का जिक्र आपका किस में है? 79 में है। राज्यसभा का जिक्र आपका आर्टिकल 80 में मिल जाएगा। लोकसभा का जिक्र आपका 81 में मिल जाएगा। महान्यायवादी का जिक्र आपका 76 में, और 52 का जिक्र आपका आर्टिकल कौन से में मिल जाएगा? राष्ट्रपति का जिक्र मिल जाएगा। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया था संसद का अंग नहीं है या भाग नहीं है, तो महान्यायवादी आपका संसद का भाग नहीं होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स से बताएंगे तो आपकी वीडियो लगभग 2 से 3 घंटे की बन जाएगी। तो इसीलिए हम उन क्वेश्चनों को बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और जिनसे आपसे एग्जाम में अधिक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो थोड़ी सी वीडियो टाइम ना गवाते हुए जल्दी से वीडियो को करते हैं आपकी एंड। अगला क्वेश्चन है आपका राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? ऑप्शन है संस्कृत शिक्षा से, अंग्रेजी शिक्षा से, सती प्रथा से, या विधवा पुनर्विवाह से। तो क्वेश्चन पूछा गया है राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? तो मेरे दोस्तों जो राजा राम मोहन राय थे वह आपके संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे और इन तीनों से ही संबंधित थे, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से एक बरसाती नदी है। ऑप्शन है गंगा नदी, ब्यास नदी, महानदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो बताइएगा बरसाती नदी, तो मेरे दोस्तों इनमें से जो बरसाती नदी है वह आपकी ब्यास नदी है। कौन सी नदी है? ब्यास नदी एक बरसाती नदी है। जब वर्षा होती है उसी टाइम पर आपका ब्यास नदी में पानी आता है। बात करते हैं गंगा नदी, तो गंगा नदी का उद्गम आपका गंगोत्री से हुआ था और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपकी गंगा नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। कौन सी नदी है? सबसे चौड़ी नदी की जो संज्ञा दी गई है वह आपकी क्या किसे दी गई है? ब्रह्मपुत्र को दी गई है। तो दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी के किनारे पर जो बसे हुए शहर हैं वे कौन कौन से हैं? तो हरिद्वार आपका गंगा नदी के किनारे पर है, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे पर बसा है? तो फर्रुखाबाद आपका गंगा नदी के किनारे पर बसा है। और कानपुर भी आपका कहाँ पर है? गंगा नदी के किनारे पर बसा है। ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी
लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन है 343 में, 345 में, 347 में या 348 में। तो जो बच्चा उत्तर प्रदेश कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यह क्वेश्चन आपसे हिंदी के पोर्शन में भी और जीएस दोनों के पोर्शन में आपसे यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसमें सही जवाब होगा अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में क्या किया गया है? हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। वो क्वेश्चन पूछा गया है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि, तो सबसे लंबी अस्थि इनमें से आपकी कौन सी हो जाएगी? तो उरु अस्थि। उरु अस्थि जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि है या सबसे लंबी अस्थि है। डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि, तो सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है आपकी? फीवर है। तो सबसे छोटी कौन सी है? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी या सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? यह क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अजमेर में अड़ाई दीन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऑप्शन है बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बताइए अजमेर में जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया था मेरे दोस्तों, किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? सही जवाब होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की खुले बाजार की कार्यवाही किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? मुद्रा, विदेशी मुद्रा की नीलामी को, स्टॉक का क्रय या विक्रय को, स्वर्ण के क्रय या विक्रय को या प्रतिभूतियों में व्यापार को। तो किसको कहते हैं? तो सही जवाब होगा आपका प्रतिभूतियों में व्यापार को क्या कहते हैं? आपके भारतीय रिजर्व में खुले बाजार की कार्यवाही कहते हैं, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन्होंने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूंगा, गोल्डन क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूंगा, 3 स्टार इस क्वेश्चन को देने वाला हूं क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल में सीधा क्वेश्चन आपको यह मिलने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? ऑप्शन है ऊटी, खांडला, नैनीताल या मंसूरी। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? तो वह है आपका ऊटी। कौन सा स्टेशन है? ऊटी स्टेशन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा स्टेशन? ऊटी स्टेशन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने किस देश के संविधान से समवर्ती सूची की प्रेरणा प्राप्त की है? ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या जापान। तो क्वेश्चन आपसे सीधे तौर से पूछा गया है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है? आपका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से संविधान से लिए गए हैं? तो सही जवाब होगा आपका आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे जोड़ती है रोहा मंगलूर को, गोवा मंगलूर को, कन्याकुमारी मंगलूर को या कन्याकुमारी मुंबई को। तो कोंकण रेलवे किसे जोड़ती है? तो सही जवाब होगा आपका रोहा मंगलूर को जोड़ती है, यानी ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति के प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता? तो तांबा भी पाया जाता है, जिंक और आयोडीन भी आपको मानव शरीर में मिल जाता है, लेकिन सीसा नहीं मिलता। इसमें सीसा आपका ए विकल्प के साथ सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय रेलवे एवं उनके मुख्यालय की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? पूर्वी रेलवे जो है उसका मुख्यालय आपका कोलकाता में है। पूर्वी मध्य रेलवे का आपका जो मुख्यालय है हाजीपुर में है। उत्तर रेलवे का नई दिल्ली में है, मध्य का इलाहाबाद में। तो कौन सा मिलान इसमें सही नहीं है? तो सही जवाब होगा आपका मध्य रेलवे का जो है वह आपका इलाहाबाद में नहीं है। डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय किसने पराजित किया था? तो जो आपके चालुक्य राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, उसे किसने पराजित किया था? तो सही जवाब होगा नरसिंह वर्मन ने प्रथम ने उसको पराजित कर दिया था, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है।
अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो कलिंग युद्ध आपका कब हुआ था, तो सबको पता होता है 261 में आपका कलिंग युद्ध हुआ था, यानी विकल्प बी इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वह आपका 1939 में प्रारंभ हुआ था और 1942 में समाप्त हो गया था। तो डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है मैं ही राज्य हूँ मेरे शब्द ही कानून है कथन किस देश के शासक लुई 14वें का है। ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, प्रसा या फ्रांस। तो बताइएगा, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, तो फ्रांस इसमें डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका सरकारी नौकरी के लिए अफसर की समानता की गारंटी संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि सरकारी नौकरी के लिए अफसर की समानता जो गारंटी दी गई है वह आपके संविधान के कौन से अनुच्छेद में आपको मिल जाएगी। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 14 में। तो अनुच्छेद 14 में जो दिया गया है आपको विधि के समक्ष संरक्षण और विधि के समक्ष समानता आपकी दी गई है। आर्टिकल 16 में जो दी गई है आपकी सरकारी नौकरी के लिए अफसर की समानता की गारंटी दी गई है, आर्टिकल 16 इसमें सही जवाब होगा। आर्टिकल 22 में जो मिलता है आपको कानून के संबंध में आपको प्रतिषेध आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक देश में विधायिका लोक मत किस प्रकार प्रभावित कर सकती है। तो किस प्रकार प्रभावित कर सकती है, तो सही जवाब होगा आपका लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है टोमा होक क्या है। तो टोमा होक क्या है, तो सही जवाब होगा आपकी एक मिसाइल है, यानी इसमें ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। महिलाओं में छेड़छाड़ रोकने हेतु किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा चलाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑपरेशन दुर्गा जो चलाया वह आपका हरियाणा ने चलाया और कब चला था, तो 13 अप्रैल को 13 अप्रैल 2017 को आपका ऑपरेशन दुर्गा चला था। कब चला था, 13 अप्रैल 2017 को आपका ऑपरेशन दुर्गा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन है आपके 22,87,261 वर्ग किलोमीटर, 30,45,954 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर। तो यही आपका सही जवाब होगा। जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वह है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया। तो बताइए विद्युत बैटरी का आविष्कार मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है। तो वोल्टा ने क्या किया था, विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था, यानी सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कुकी किस राज्य से संबंधित है। तो बताइए कुकी आपका किस राज्य से संबंधित है। तो कुकी आपका मणिपुर राज्य से संबंधित है, डी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला है इनमें से कौन सा अधिवर्ष है। तो अधिवर्ष कौन सा होता है, लीप वर्ष को हम अधिवर्ष कहते हैं। जो आपका 4 से नहीं कटता उसको क्या कहते हैं, आप अधिवर्ष के नाम से जानते हैं। किसको, अधिवर्ष। तो ऑप्शन है आपके 1980, 1998, 1986 या 1906। तो बताइएगा इनमें से कौन सा अधिवर्ष है। तो इनमें से आपका अधिवर्ष कौन सा है, तो 1980 आपका क्या है, इनमें अधिवर्ष है, यानी लीप वर्ष है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है किस देश में कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया। ऑप्शन है कोरिया में, भारत में, जर्मन में या इजराइल में। तो बताइए किस देश में कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया। मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है कि किस देश में कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया है। तो किस देश में कृत्रिम सूर्य का निर्माण करा गया, तो सही जवाब होगा आपका जर्मनी में कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट का क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा, सीधे आपको एग्जाम में मिलने वाला है। कब भारत में अपना पहला आम चुनाव किया था। ऑप्शन है 1949 में, 51 में, 47 में या 50 में। तो भारत ने कब अपना पहला आम चुनाव किया। तो बताइए भारत ने अपना पहला आम चुनाव कब किया था। तो भारत ने जो पहला आम चुनाव किया था वह आपका क्या था, 1951 में, यानी इसमें बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरने पर बैठे थे। ऑप्शन है चौरी चौरा हत्याकांड में, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन या रोलेट डेट। तो मेरे दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी इनकी करेक्ट डेट भी आपसे पूछ ली जाती है। बात कर लेते हैं चौरी चौरा कांड।
तो चौरी चौरा कांड आपका कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड आपका 5 फरवरी को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? आपका चौरी चौरा कांड हुआ था। कभी कभी इनकी करेक्ट डेट भी पूछी जाती है। जलियांवाला बाग कब हुआ था? तो 13 अप्रैल को। जलियांवाला बाग जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को आपका हुआ था। बात करते हैं असहयोग आंदोलन को। तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था वह आपका 1 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को आपका क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। और आपका जो रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था तो वह कब किया गया था? तो 18 को। कब? 18 अप्रैल को। रोलेक्ट एक्ट 18 अप्रैल 1919 में आपका पारित किया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? तो सही जवाब होगा मार्च में कहाँ पर बैठे थे? तो सही जवाब होगा आपका जो मार्च में बैठे थे वह आपके कहाँ पर बैठे थे? तो इसमें आपका सही जवाब होगा वह होगा आपका बिल्कुल जो करेक्ट जवाब होने वाला है वह होने वाला है आपका कहाँ पर बैठे थे बताइएगा। तो मार्च में आपसे पूछा गया है। तो मार्च में तो इनमें से कोई सा आपका हुआ नहीं। तो सब कब कब हुए हैं? अप्रैल में हुए हैं, फरवरी में हुए हैं, अगस्त में हुए हैं। वो सॉरी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह आपका 13 मार्च 1919 को हुआ था। तो इसमें जो होगा बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। तो करेक्ट डेट हमने बता दी है क्योंकि करेक्ट डेट आपसे पूछ ली जाती हैं। तो करेक्ट डेट क्या थी? चौरा चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को, 13 मार्च 1919 को, असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त तो 1920 को, और रोलेक्ट एक्ट जो पारित हुआ था 18 अप्रैल 1920 को आपका पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है सेलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इसे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है गोबी मरुस्थल, सारा मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल या थार मरुस्थल। तो बताइए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल। कहाँ का है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। बात करते हैं एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह है आपका कौन सा? गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ का है? एशिया का। थार मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? थार मरुस्थल। तो तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका गोबी मरुस्थल, और आपका जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है वह आपका थार मरुस्थल है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तुलबुल नौवहन परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है रावी नदी पर, चेनबा नदी पर, झेलम नदी पर या ब्यास नदी पर। तो तुलबुल जो परियोजना है मेरे दोस्तों वह आपकी झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है, जहां आपकी कहां पर? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आपकी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अधिकतर बच्चे पहला लग जाएंगे कि सर आपकी जो जनसंख्या की दृष्टि से हो गया है पहला स्थान हो गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब वर्तमान में जो अभी तक यूएनओ के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से अभी तक आपका दूसरा ही स्थान है। अगला क्वेश्चन है कौन सी इमारत विश्व में 7 आश्चर्यों में से एक है? तो कौन सी इमारत है? तो ताजमहल इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अकबर और हेमू के बीच, बाबा और महाराणा प्रताप के बीच या बाबर और हेमू के बीच। सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा और बताइएगा पानीपत का। तो पानीपत के कितने युद्ध हुए थे? पानीपत के आपके 3 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। तो दूसरा पूछा गया है पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था वह आपका बाबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में बाबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वह आपका सिराजुद्दौला और मोहम्मद किसके? अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और जो आपका पानीपत का जो आपका पहला युद्ध था वह आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो आज के जो क्वेश्चन थे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट थे। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।